हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सोशल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। तो आप जैसे ही बच्चों 9th क्लास में आते हो, पेपर पैटर्न आपका 8 से बिल्कुल अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो पेपर पैटर्न है वो पता चलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। तो खंड क में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में साथ साथ करेंगे, ठीक है। खंड क में 1 से 20 तक 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी MCQs होते हैं। 21 से 24 तक 2 अंक वाले होंगे, 25 से 29 तक 3 अंक वाले, 30 से 33 तक 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और फिर 34 से 36 तक 4 अंक वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चन रहेंगे। और प्रश्न संख्या जो 37 रहेगा वो 5 अंकों का होगा, जिसमें कि मैप दिया हुआ होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। देखिए, खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न, पहले हिंदी में करेंगे फिर इंग्लिश में करेंगे। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है। सेकंड देखिए, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताना है, तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वर्ष डैश के दौरान मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए, 1933 और 34 में। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका जो है वीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रेफरेंस टू द पेस्टरलिज्म इन अफ्रीका एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो उड़ीसा आ जाएगा। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड ड्यूरिंग डैश ओवर हाफ द कैटल इन मासाई रिजर्व डाइड ड्यू टू सीवियर ड्रॉट। तो कहाँ कब है? 1933 एंड 34 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है? तो कौन सी कमी है? निर्णय लेने में देरी। 7th क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो केवल पहला और दूसरा ही विकल्प जो है इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन शो द शॉर्ट कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में डिले रहता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड नेल्सन मंडेला लेड द मूवमेंट अगेंस्ट एपार्थाइड? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा केवल ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल से नदियों के तट पर बसने वालों को क्यों आकर्षित किया है? तो ये सभी आ जाएंगे। जल एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती हैं। नदियाँ नौ संचालन की सुविधा प्रदान करती हैं। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1949 को। तो इसमें आगे मैच करना है, तो जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। फर्स्ट का जो है 4th हो जाएगा, गैर आर्थिक गतिविधि परिवार के लिए खाना पकाना, इसमें पैसे नहीं मिलते हैं इसीलिए ये गैर आर्थिक है। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि क्या हो जाएगी? मछली पकड़ना। द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएगी? कार बनाना। और तृतीय क्या हो जाएगी? बैंकिंग, जिसमें सर्विस दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, वाई हैज़ द रिवर बैंक अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम? तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही फैसिलिटीज़ होती हैं। When did the Indian Constituent Assembly adopted the Indian Constitution? 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया था। मैच करना है, तो 4th का जो है बी हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुकिंग फॉर फैमिली। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर मेकिंग कार्स। टर्शरी सेक्टर बैंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया मेड बाय द रिवर कावेरी, शिव सुंदरम, ठीक है, ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर झीलों के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा इसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो भी ध्यान से पढ़ना है आपको, अभिकथन क्या है, कारण क्या है, फिर देखना है दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। फिर अगर सत्य है तो कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर ए, नहीं करता है तो बी, अभिकथन सही है और कारण गलत है सी, और अभिकथन गलत है कारण सही है तो डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में समुद्र के पानी में डूब गया। 2004 में भारतीय द्वीप समूह तटीय क्षेत्र में एक विशाल सुनामी की चपेट में आ गए थे, इसीलिए वो इंदिरा पॉइंट डूब गया। तो इसका कारण यहाँ पे पता चल गया ना कि डूब गया, तो क्यों डूब गया, इसलिए आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पल, तो इसमें आपका यहाँ पे जो है नोमैड्स बेस्ट एक्सप्लेन नोमैड्स में क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक्स इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में क्या हो जाएगा, इसके इट रिजल्ट इन फ्लडिंग। उसके बाद है असर्शन रीज़न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा कि जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में अभिकथन पढ़ेंगे और कारण देखेंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 19th का आंसर सी हो जाएगा और 20th का आंसर भी सी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान से करेंगे, इन्हीं को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो 18th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18th में आंसर आपका ए रहेगा, 19th का सी होगा और 20th का भी सी रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलेंगे हम सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 21, 22, 23 और 24। तो ध्यान से देखेंगे, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है और गैर आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण के माध्यम से बताना है, एक आर्थिक और गैर आर्थिक। क्लियर है। इकोनॉमिक, इंग्लिश में देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद एग्जाम्पल एंड डिस्क्राइब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद एग्जाम्पल। वैसे क्रियाकलाप या सेवाएं जिनके बदले में भुगतान किया जाता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये राष्ट्रीय आय की गणना में आती हैं, जैसे एक अध्यापक अध्यापिका को स्कूल में पढ़ाना, होटल में शेफ का कार्य करना आदि। तो ये किस में आएंगे, ये जो है आर्थिक क्रियाओं में आएंगी। और वैसे क्रियाकलाप या सेवाएं जिनके बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे अध्यापक का अपने बच्चे को पढ़ाना, परिवार के लिए खाना बनाना। इंग्लिश में देखेंगे, एक्टिविटीज़ और सर्विसेज फॉर विच पेमेंट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल एंड शेफ वर्किंग इन होटल। इसी तरह नॉन इकोनॉमिक जिनमें पेमेंट नहीं होगी, और एग्जाम्पल वही रहेंगे कि एक टीचर जो है टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, कुकिंग फॉर द फैमिली। 22वां क्वेश्चन रहेगा, नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। नदी प्रदूषण किससे होगा, ठीक है, इसमें देखिए, मेंशन एनी 2 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर पॉल्यूशन। तो रिवर पॉल्यूशन दिखाना है, अनुपचारित सीवेज या औद्योगिक कचरे का नदी में गिराना, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, 18वीं शताब्दी में लुई 15 के राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। इंग्लिश में देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी एट द टाइम ऑफ लुई 16, ठीक है, असेंडेंस टू द थ्रोन। तो इसका आंसर होगा, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, युद्ध के चलते 10 अरब कर्जा जो है 10 अरब लीने का कर्ज और आय का अधिकांश हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। द डेप्लीशन ऑफ फ्रांस फाइनेंशियल रिसोर्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, डेट ऑफ अराउंड 10 बिलियन लीवर्स ड्यू टू वॉर्स, ए मेजर पोर्शन ऑफ इनकम वाज स्पेंट ऑन रिपेइंग द डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड एंड एक्सप्लेन। अपार्थाइड को एक्सप्लेन करना है, यानी रंग भेद की जो नीति थी, रंग भेद से क्या तात्पर्य है उसका वर्णन आपको करना है। तो रंग भेद क्या है, रंग भेद का अर्थ है नस्लीय अलगाव, और यह दक्षिण अफ्रीका संघ में गोरे, रंगीन और अश्वेत के पूर्ण अलगाव के लिए कानून द्वारा प्रचलित नीति को संदर्भित करता है। अपार्थाइड रेफर टू अ रेशियल सेग्रीगेशन एंड वाज द पॉलिसी ऑफ लीगल सेपरेशन ऑफ वाइट्स, कलरेड्स एंड ब्लैक इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हो गए आपके 2 मार्क्स के। अब हम करेंगे 3 मार्क्स के। खंड ग है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृषि के आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। आधुनिक तकनीक जैसे हरित क्रांति आई और जो भी नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं उनका पर्यावरण पर क्या फ़र्क पड़ा। डिस्क्राइब द
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग ऑन द एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण मृदा उर्वरता में कमी आई। नलकूप सिंचाई के लिए भूजल के निरंतर उपयोग से जल स्तर में कमी आई है। आधुनिक कृषि पद्धतियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अत्यधिक उपयोग किया है। डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ ट्यूबवेल इरीगेशन। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। क्वेश्चन नंबर 26 है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, क्या दिया गया है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के लिए विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण सहित कथन की पुष्टि आपको करनी है। तो देखिए आंसर रहेगा उचित शिक्षा से व्यवसाय के अच्छे अवसर और उचित वेतन मिलता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कार्य शक्ति को बढ़ाता है। ये देश की राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक वृद्धि में सहायक है। प्रॉपर एजुकेशन लीड्स टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड फेयर वेजेस। गुड हेल्थ एनहांस द वर्क फोर्स एफिशिएंसी। इट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड कल्चरल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन है सहायक नदी और वितरिका के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। आंसर करेंगे एक सहायक नदी वह नदी है जो मुख्य नदी में मिलती है और पानी की मात्रा में वृद्धि करती है, जैसे यमुना, व्यापार आदि जो है सहायक नहीं है। उसके बाद यमुना जो है सहायक नहीं है। एक वितरिका वह नदी है जो एक मुख्य नदी से निकलती है। यह समुद्र में गिरने से नदी के मुहाने के पास बनता है। तो ए ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर दैट ज्वाइन द मेन रिवर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल द यमुना। A distributor is a river that branch off from the main river, usually near the river mouth before it reaches the sea. Question number 28 है what restrictions were imposed on the pastoralists by the colonial government. colonial जो गवर्नमेंट थी उसने जो चरगाह थे उनके ऊपर किस तरह से पशुपालक जो थे औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का चरवाहा समूह को विशेष आरक्षित सीमाओं के भीतर रहने को मजबूर किया गया था। ये समूह विशेष परमिट के बिना बाहर नहीं जा सकते थे। परेशानी और उत्पीड़न के बिना प्राप्त करना जो परमिट था वो मुश्किल था। नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाए गए लोगों को कड़ी सजा देते थे। पेस्टोरल ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू लिव इन स्पेसिफिक रिजर्व बाउंड्रीज। These groups couldn't move out without special permit and obtaining permit was difficult without harassment. Those found guilty of violating the rules were given harass punishments. क्वेश्चन नंबर 29 है लोकतंत्र के 3 अवगुणों का उल्लेख करना है। ठीक है, और इसके अथवा में दिया गया है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों से कथन की पुष्टि आपको करनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। Mention the 3 demerits of democracy, and in a democracy the final decision making power must hunt with those elected by the people and justify the statement with suitable example. सो फर्स्ट का आंसर रहेगा कि क्या क्या उसमें कमियां हैं। लोकतंत्र के नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है, नैतिकता का अभाव रहता है और फैसलों में देरी होती है। तो लीडर्स चेंज इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ एथिक्स, डिले इन डिसीजन मेकिंग। और में दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है कि जो पावर है वो जनता द्वारा चुने हुए लोगों में ही हाथ में होनी चाहिए। उदाहरण के साथ बताना है तो पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1499 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और बाद में जनमत संग्रह द्वारा कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। ये बदलाव लोगों के इच्छानुसार नहीं था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। राजशाही और तानाशाही के कारण संसद या सरकार के रहने के बाद भी असली सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होती। General Pervez Musharraf of Pakistan led a military group in October 1919, overthrowing the democratically elected government and later extended his tenure for 5 years through a referendum. These changes were not in accordance with the people's wishes. The final decision rested in the hands of the military officers and General Musharraf. Due to monarchy or dictatorship, even though there is a parliament or government, real power does not lie in the hands of the elected representatives of the people. नेक्स्ट है, देखिए अब करेंगे हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन डी है। 30th का ए रहेगा इन विच टाइप ऑफ नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर द पीपल ऑफ पालमपुर एंगेज्ड।
ठीक है, किस टाइप की नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है पालमपुर में की गई थी। और में दिया गया है द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। किस तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एडवर्स अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं और हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, तो इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। आंसर रहेगा पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक आम गतिविधि है। पालमपुर में गुड़ निर्माण के रूप में लघु स्तर का निर्माण है। गांव में कंप्यूटर क्लास सेंटर है। गांव में चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन जैसी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला बिक्री करने के लिए छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं। रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक चालक जैसे परिवहन क्षेत्र हैं। इंग्लिश में देखेंगे डेयरी फार्मिंग इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक जैगरी प्रोडक्शन इन पालमपुर and computer class center in the village. Small general store selling a wide range of goods like sugar, tea, oil, biscuits, soap, etc. in the village. Transport sector like rickshaw, pulls, tonga driver, jeep, tractor, truck driver, etc. और में दिया गया है, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक खरपतवार और जो कीटनाशक है, हरित क्रांति के जो कुप्रभाव है वो बताने हैं हमें। तो जो रासायनिक उर्वरक है, सिंथेटिक खरपतवार है, कीटनाशक वो सब जो है डाला गया खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो उससे प्रदूषण और मृदा अपरदन हुआ। मिट्टी और पौधों में मिलाई गई सामग्री ने खेतों के आसपास की मिट्टी और पानी को भी की प्रणाली को प्रदूषित कर दिया। नलकूप सिंचाई के लिए भूजल का निरंतर उपयोग से ज़मीन का जल स्तर नीचे हो गया और इससे पानी का संकट पैदा हो गया। मृदा के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता में कमी आई है। अधिक ऊर्जा की खपत के कारण हरित क्रांति से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इंग्लिश में देखेंगे द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ अफेक्टेड द एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सॉइल इरोजन. The new material mixed in soil and plants have polluted the soil and water system around the fields. Continuous use of groundwater for tubewells irrigation has lowered the water table. This has led to water scarcity everywhere. Soil pollution has resulted in a decrease in soil fertility. And due to higher consumption, the green revolution has also had an adverse impact on environment. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रांसीसी क्रांति के से निकले विचारों ने संसार को प्रभावित किया, कथन की समीक्षा कीजिए। कि फ्रांसीसी क्रांति से जो विचार निकले वो विचार संसार में किस तरह फैले, कैसे लोगों को प्रभावित किया, और फ्रांस में 1791 के संविधान की किन्हीं 5 विशेषताएं जो है आपको बतानी है। 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। द आइडियाज जनरेटेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट एंड हाईलाइट एनी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस। तो देखिए कैसे जो है पब्लिक पर अपने विचार प्रभाव डाला था। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार, ये विचार 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस से शेष यूरोप में फैल गए, जहाँ सामंती प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया था। उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए अपने आंदोलनों में बंधन से मुक्त के विचार के लिए फिर से तैयार किया। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार को फ्रांसीसी क्रांति में देखा जा सकता है। टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ऐसे 2 व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों से प्रभावित हुए। इंग्लिश में देखते हैं। आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, दीज आइडियाज स्प्रेड टू द रेस्ट इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी फ्रॉम फ्रांस वेयर फेडरल सिस्टम वर एबॉलिश। Colonized people जो थे adopted the idea of liberation from bondage in their movement to form a sovereign nation state. Right to equality before the law, freedom of speech, expression and right against exploitation can be seen in the French Revolution. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai are the 2 examples of individuals influenced by the ideas coming from revolutionary France. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लोकतंत्र जो है उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है कि क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। फ्रांस में बताना है। फ्रांस में 1971 के संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं पर प्रकाश जो है वो हमें डालना है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे बी वाले पार्ट का कि फ्रांस में 1791 में संविधान की किन्हीं 5 विशेषताएं जो है वो क्या थी। तो इसने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य की शक्तियों को अलग करके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को सौंपा। नेशनल असेंबली द्वारा बनाए जाने वाले कानून, केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों जिन्होंने श्रमिक की मजदूरी के कम से कम 3 दिनों के बराबर करों का भुगतान किया था, मतदान करने के हकदार थे और लोगों को अनेक किस्में अधिकार दिए गए थे।
It declared France a constitutional monarchy. By separating the powers of the king, it was handed over to the executive, legislature and judiciary. Laws were to be made by the National Assembly. Only men over 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wages were entitled to vote. Many rights were given to the people. ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 का ए, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्यों? ठीक है, तो विश्व में उपलब्ध अन्य सभी राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र का सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है, वर्णन कीजिए। 32 का आंसर रहेगा लोकतंत्र लोगों के लिए है, यह सरकार का एक जवाबदेह रूप है। लोकतंत्र परामर्श और विचार विमर्श पर आधारित है। लोकतंत्र हर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। यह मतभेदों और संघर्षों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, जो अमीर गरीब या शिक्षित दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। इस प्रकार लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है। यदि गलतियाँ की जाती हैं तो यह केवल लोकतंत्र में है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है और फिर ठीक किया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सुधार जो है, सुधार के लिए एक जगह है। तो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन। Democracy provide a peaceful solution to every problem. It offer the best way to deal with difference and conflicts. Democracy is based on political equality, ensuring equal right for both the rich and poor, the educated and uneducated, thus enhancing the dignity of every citizen. If the mistakes are made, it is only the democracy that they are acknowledged and corrected. There is a room for improvement in democracy. ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में बी पार्ट है, लोकतंत्र शासन करने का ही नहीं बल्कि अपितु जीने का एक पद्धति है। कथन के आलोक में लोकतंत्र की विशेषताओं का विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, यानी इसमें हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अ वे ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग। एनालाइज डेमोक्रेसी इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट। इसका आंसर रहेगा लोकतंत्र शब्द केवल राजनीतिक नहीं है। लोकतंत्र जीवन में भी फैसले लेने के बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। कोई भी फैसले लेते वक्त उससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श एवं उनकी स्वीकृति है। उदाहरण के लिए परिवार में लिए जाने वाले फैसलों में परिवार के सभी व्यक्तियों से बातचीत और उनके विचारों को महत्व देना। द वर्ड डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली मीन्स पॉलिटिकल। डेमोक्रेसी हाईलाइट द बेसिक वे ऑफ मेकिंग डिसीजन इन लाइफ एज वेल। While making any decision, consultation and approval with all the people who will be affected by it. For example, है decision taken in the family, talking to the all members of the family and valuing their views. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आपको किस किस के फीचर करने हैं, भारत के उत्तरी मैदान का और भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन करना है। उत्तरी मैदान का करेंगे। इसमें क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसके अंदर मृदा जलोढ़ मृदा है, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी और अनुकूल जलवायु है। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम में रहेगा, फॉर्म्ड बाय द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, alveoli soil, rich soil cover adequate water and favorable climate, spread over an area of about 7 lakh square kilometer, approximately 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer wide. सेकंड में देखिए, बी का मेज़ की आकृति वाला स्थल रूप होता है प्रायद्वीपीय पठार, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाद से निर्मित है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ी है और 2 मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। टेबल शेप लैंड फॉर्म है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। मेड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। दिस प्लेटू रीजन हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स, डिवाइडेड इंटू 2 मेन पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है वो दिए गए हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इस तरह से। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में क्या अंतर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मौसमी बेरोजगारी से क्यों जूझते हैं। तो सेकंड का आंसर है कि कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जिनमें काम होता है, बाकी में काम नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 3 है, भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि है और कृषि पर निर्भरता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो आप यहाँ से इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी पैसेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नेचर इन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड का आंसर जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डू पीपल इन रूरल एरिया स्ट्रगल विद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इसलिए है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चरवाहा के ऊपर है, ठीक है। तो गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पशुपालकों ने परिवर्तन पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो पशुपालकों ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? कुछ चरवाहों ने तो अपनी जो है जानवरों की संख्या कम कर दी, एक पॉइंट तो ये लिख देंगे, कुछ चरवाहों ने अपनी संख्या कम कर दी, और एक पॉइंट ये, जब पुराने चरगाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चालकों ने नए नए चरगाह जो है वो ढूंढने शुरू कर दिए थे, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विभाजन के बाद कुछ पशुपालकों का जीवन बदल गया, इसकी पुष्टि करनी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको इसका आंसर करना है, ये वाली लाइन दोनों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक स्थान पर चरगाहों को बंद कर दिया गया तो पशुपालकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, आवागमन की, झुंड के आकार को कम कर दिया, देहाती अन्य जो है रूपों के साथ जोड़ दिया और नए चरगाह उन्होंने ढूंढ लिए, तो ये जो है असर हुआ था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो यहाँ से आप इसका पैसेज जो दिया गया है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट पैसेज है। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ द पेस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू द चेंज? कैसे जो है पेस्टोरलिस्ट ने चेंज के ऊपर रिएक्ट किया? तो इसमें आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे, एक तो ये, सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हार्ड एंड अदर्स डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफिकल्ट। तो ये 2 लाइनें आप जो है इसके अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आफ्टर द पार्टीशन द लाइफ ऑफ सम पेस्टोरलिस्ट चेंज जस्टिफाई? कुछ की चरगाह की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई, कैसे? द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट, सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, ठीक है। थर्ड का आंसर रहेगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन पेस्टोरलिस्ट व्हेन दे पेस्चर लैंड इन वन प्लेस वाज क्लोज? तो एक जो जगह है वो बंद करने के बाद क्या हुआ, दे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, रिड्यूस द साइज ऑफ हार्ड, कंबाइंड विद द पेस्टोरल फॉर्म एंड अडेप्टेड द चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने जो भी चेंजेस थे उनको अडोप्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़िए अच्छे से, बहुत ही ईजी है ये। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बारे में दिया गया है, कितने दिनों में बना, किसने बनाया, ये सब इसके बारे में दिया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा? लगभग 3 साल लगे। भारत के संविधान के संबंध में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट किस प्रकार हमारी सहायता करता है? तो ये किस प्रकार करता है, इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जाता है। संविधान की व्याख्या करने के लिए भी बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ये जो पैसेज है आप अच्छे से रीड करेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाउ डिड लॉन्ग इट टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन? 3 years। एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कैसे हेल्प करते हैं रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ये आप इसमें लिख दोगे इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। आप देखते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप दिया गया है, 5 नंबर का मैप होगा। आपको बताना है, फ्रांस के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी चिन्हित किए गए हैं, उन्हें पहचानने और सही नाम लिखें। तो दास व्यापार से संबंधित फ्रांस की एक बंदरगाह कौन सी है? नैंटेस है। और फ्रांस की बंदरगाह दास व्यापार के कारण जो समृद्ध हुई वो बोर्डो है। कौन सी है? बोर्डो, ठीक है। ए पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, तो नैंटेस। द पोर्ट ऑफ फ्रांस एनरिच ड्यू टू स्लेव ट्रेड, बोर्डो। तो ये मैप पे आपको दिखाना है, अभी दिखाएंगे हम। बाकी भारत के राजनीतिक मानचित्र पर किन्हीं 3 को बताना है, वुलर झील, अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र और बिहार। इसमें से आपको किन्हीं 3 को बताना है। तो ये देखिए, ये है आपका, ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, वुलर लेक, अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र, बिहार। ये कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें मैप देखिए, मैप में यहाँ पर ए जो है ये क्या हो जाएगा? ये नांटेस हो जाएगा और ये बोर्डो हो जाएगा। बी जो है बोर्डो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये है वुलर झील, ये है बिहार, ठीक है। उसके अलावा ये है स्टेट महाराष्ट्र और यहाँ पे है अनाईमुड़ी, ये क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये थे बच्चों आपकी सोशल साइंस की का मिड टर्म एग्ज़ाम, और आई होप आप सब बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। पेपर पैटर्न पता चल गया होगा, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज़रूर जो है कवर किए गए हैं। तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख कर जाइएगा, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाइएगा। आई होप आपको जो है कोई किसी तरह की कोई डाउट नहीं है, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।